हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही फेमस तमिल सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2 या फिर डिमोंटे कॉलोनी 2 वेंजेंस ऑफ द अनहोली। इसका पार्ट 1 2015 में आया था, जो कि गोल्ड माइंस पिक्चर के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है हिंदी डब में। और आज मैं इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की कहानी को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर टाइम स्टैम्प दे रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हो पार्ट 1 पूरा का पूरा। और अगर आपने पार्ट 1 की कहानी ऑलरेडी देख रखी है, आप जानते हो, तो आप डायरेक्टली पार्ट 2 पर स्किप कर सकते हो, जिसकी टाइमिंग भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कंप्लीट देखिए, ताकि आपको एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा और आपको कहानी सुनने में काफी मजा आएगा। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और अगर आप डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो आप प्राइम वीडियो पर या फिर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और बात रही कि डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2 कहां पर अवेलेबल है, तो आप इसको ZEE5 पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मैंने काफी सारी थियरीज बताई हैं, जो कि सजेस्ट करता है कि इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे ऐसे राज हैं जो कि अब भी सुलझे नहीं हैं। और हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपनी जिंदगी की पहली साउथ इंडियन मूवी कौन सी देखी थी। मेरी पहली साउथ इंडियन मूवी जो मैंने टीवी पर देखी थी वो थी कंचना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 1 मूवी के अंदर हम 4 दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक ही रूम के अंदर रहा करते थे, जिनके नाम राघवन, सजित, विमल और श्रीनी है। अब इन चारों ही दोस्तों में कोई भी अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा नहीं कमा रहा था और चारों ही स्ट्रगल कर रहे थे। अपना गुजारा करने के लिए राघवन हॉरर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा था, पर किसी को उसकी स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आती। साजिद एक टेक्नीशियन था, मगर उसके बहुत अच्छे बर्ताव की वजह से हर कस्टमर उसका जमकर फायदा उठाया करता। विमल छोटी मोटी एडिटिंग का काम करता था और श्रीनी यहाँ पर फ्रीलांसिंग और पैसे लेकर अमीर लेडीज के साथ में फिजिकल होने का काम करता, उनको सेटिस्फाई किया करता था। इस तरह से उन लोगों के खर्चे चल रहे थे। अब एक दिन वो लोग रात में डिमोंटे कॉलोनी के मेंशन कंचना मेंशन में जाने का डिसाइड कर लेते हैं, जहां पर जाने के लिए राघवन ने उन्हें उकसाया था, क्योंकि वहां पर माना जाता था कि डिमोंटे और उसके परिवार की आत्मा आज भी भटक रही है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, तब राघवन उस महल से एक कर्स्ड लॉकेट, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा थी, उसको अपने साथ चुरा कर ले आया था। और अब वो ये चाहता था कि वो उस लॉकेट को छोटे छोटे पीसेस करके बेच देगा, ताकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाए। पर उसके उस लॉकेट को बाहर लेकर आने की वजह से राघवन, साजिद, विमल और श्रीनी डिमोंटे कर्ज की चपेट में आ जाते हैं। पर शुरुआत में उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही अभी तक राघवन के अलावा इस बारे में किसी को पता था कि राघवन ने वो लॉकेट चुराया है, और उसे श्राप के बारे में भी सब पता था। और क्योंकि वैसे ही उनके दिन सही नहीं चल रहे थे, इसलिए वो लोग अपनी कुंडली को एक पंडित जी जोशियार को दिखाते हैं, ताकि वो पता कर पाए कि उनकी जिंदगी सही कब होगी। अब जोशियार, जो कि काफी बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो उन सब की कुंडली के बारे में काफी कुछ बता देते हैं, लेकिन वो साजिद की कुंडली को सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए वो सबसे बाद में आने के लिए कहते हैं। तब वो चारों भी वहां से चले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद में जब जोशियार को साजिद के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ही घबरा गया था, और वो तुरंत ही घबराते हुए श्रीनी को कॉल करके बताने लगता है। और आप सभी लोग इस पर्टिकुलर सीन को याद रखना, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट 2 में, यानी कि डिमोंटे कॉलोनी 2 की एक्सप्लेनेशन में ये आपको हेल्प करेगा। खैर, जोशियार यहाँ पर उसको बताता है कि सजिद जो है वो तो उसी समय मारा गया था जिस समय राघवन ने डिमोंटे का वो लॉकेट चुराया था, और अभी साजिद के रूप में जो उनके साथ में था वो असल में कोई और ही था। अब जोशियार ने तो सारा सच श्रीनी को बता दिया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से श्रीनी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। लेकिन इन सारी बातों की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, पर क्योंकि तब वो जोशियार के घर के पास ही होता है, इसलिए वो उसके घर ही जाने लगता है। मगर जब तक वो वहां पर पहुंचता, तब तक बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजन जोशियार ने खुद को ही खत्म कर लिया था, जिसके बारे में जब श्रीनी को पता चलता है, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि वो उसको आखिर बताना क्या चाहता था। लेकिन फिलहाल वो इन सब के बारे में ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर में बाकी सबके पास चला जाता है, जहां पर बातें करते हुए आज राघवन सबको बता देता है कि असल में वो कंचना महल से उस डिमोंटे के उस श्रापित लॉकेट को चुरा कर ले आया था, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 100 करोड़ से भी ज्यादा थी। साथ ही साथ अब वो डिमोंटे कॉलोनी और उसके महल के बारे में सारा सच बताता है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर एक पुर्तगालीज रानी कंचना डिमोंटे अचानक से उस शहर के अंदर आई थी, चेन्नई में, और वहां पर उसने कंचना महल बनवाकर उस जगह पर राज करना चालू कर दिया।
अब उसके पति की पोर्तुगल में अननोन रीजन की वजह से मौत हो गई थी और वहां पर कंचना अपने बेटे जॉन डिमोंटे के साथ आई थी और जॉन भी एक काबिल राजा था, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म का था और बहुत ही मेंटली अनस्टेबल भी। उसने सलीना नाम की एक औरत से शादी करी थी और उसने उसका नाम सलीना कंचना डिमोंटे रख दिया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह प्यार किया करता। और ये जो लॉकेट था वो उनकी ही 10वीं एनिवर्सरी पर डिमोंटे की मां ने कंचना ने सलीन को दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बेशकीमती था। अब बात करी जाए जॉन के बच्चों के बारे में तो उनके 3 बच्चे थे जिनको बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन होता यह है कि इसके चलते सलीना की तबीयत काफी खराब रहने लग गई थी और उसने अपने बच्चों को देखने की एक इच्छा जाहिर करी। मगर जब शिप से इंडिया की तरफ वापस वो आ रहे थे तो एक हादसे के दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसका सदमा सलीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी। और तब जाकर जॉन ने यह फैसला किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी कोलकाता जाकर बेच डालेगा और वो वापस से पोर्तुगल चला जाएगा। लेकिन जब वो कुछ महीनों के बाद में वापस लौटता है तब उसको ये पता चलता है कि सलीना असल में प्रेग्नेंट है और ये बात उसे एक लेडी डॉक्टर से पता चली थी जिसको उसने ही बुलवाया था। अब इस चीज से जॉन ये समझ जाता है कि उसके ही किसी नौकर ने सलीना की बीमारी का फायदा उठाया है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और कोई भी बाहर से अंदर ऐसे नहीं आ सकता था। इसके चलते यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले वो उसी डॉक्टर को मारता है जिसके बारे में उसको पता चला था, क्योंकि वो ये सारी चीजें हायर अथॉरिटी में बताने वाली थी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। जिसके बाद उसने एक एक कर घर के सारे नौकरों को शूट करके जान से मार दिया था। लेकिन इस बारे में जब गाँव वालों को पता चला कि इस महल के अंदर गोलियां चल रही हैं, तो उन्होंने खुद ही डिमोंटे के महल पर हमला कर दिया था। क्योंकि जॉन डिमोंटे का पागलपन बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था, तो वो यहाँ पर घर वालों को गुस्से में आकर मारने लगता है। सबसे बड़ी बात कि उसने खुद ही शूट कर महल में आग लगा दिया था और खुद को खत्म कर लिया, साथ ही साथ उसकी बीवी भी खत्म हो गई थी। और तब से ही माना जाता है कि कंचना महल और ये जो लॉकेट है वो श्रापित है। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी लोग आते हैं वो कभी वापस नहीं आते, या फिर अगर आते भी हैं तो वो बहुत ही अजीब कंडीशन में पाए जाते हैं और जिंदा नहीं बचते। अब आगे कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर राघवन की इस बात को जानकर कि उसने लॉकेट को महल से चुरा लिया था जबकि वो श्रापित था, तो सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब साजिद जो होता है वो इस पूरी बातों के दौरान सो रहा था और किसी के कहने पर वो उठ भी नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें श्राप के बारे में तब कंफर्म होता है जब उनके घर की लाइट चली जाती है, तो वो लोग फोन करके किसी को बुलाते हैं, टेक्नीशियन को, और वो टेक्नीशियन शॉकिंगली वहां पर आता भी है और ये भी बताता है कि उन लोगों ने उसे 50 रुपए भी दिए थे लाइट ठीक करने के लिए, यानी कि फ्यूज ठीक करने के लिए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो लोग गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई शक्ति गेट को खुलने नहीं दे रही थी। कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था कि वहां पर कोई है भी, जिसके चलते उनको पता चल जाता है कि अब डिमोंटे की स्पिरिट उनके पीछे पड़ चुकी है और उनका कर्ज उन लोगों के ऊपर आ गया था। लेकिन तभी अब अचानक से ही वहां पर विमल, श्रीनी और राघवन को उनके ही रूम की लाइव फुटेज देखने को मिलती है जो कि टीवी में चल रही थी, और उसके अंदर एक एक करके वो तीनों मारे जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तब सबसे पहले विमल मरता है और बाद में राघवन और आखिरी में श्रीनी का नंबर था। अब उन दोनों के मरने के बाद श्रीनी बहुत ही ज्यादा डर चुका था और क्योंकि वो बचना चाहता था इसलिए ही वो पवित्र जगह की तरफ चला जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पा रही थी। वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल चीज हो रही थी। बाकी सारा का सारा माहौल जम चुका था, लेकिन वो बर्फ जो थी वो वहाँ पर नहीं आ पाती। ऑब्वियस सी बात है कि ईविल शक्ति उस जगह पर नहीं आ पा रही थी। और फिर जैसे ही उसको समझ आता है कि वो डिमोंटे की कर्ज की वजह से मेन गेट से बाहर नहीं जा पा रहा था और अगर वो रूम के अंदर रहेगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए ही वो उस पवित्र जगह की खिड़की से ही कूदकर नीचे चला जाता है। लेकिन नीचे जाने पर जब वो आसपास के लोगों से बात करता है तो उसको कोई भी देख और सुन नहीं पाता और श्रीनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है, और इसलिए वो वापस से अपने घर के पास जाता है, जहाँ पर वो शॉकिंगली देखता है कि असल में खिड़की से कूदते वक्त वो खुद भी एक पिलर पर गिर गया था जिसके अंदर रॉड निकली हुई थी और उससे ही उसकी वहीं मौत हो गई। और अभी खिड़की से कूदने के बाद हम जिस श्रीनी को देख पा रहे थे वो असल में श्रीनी की आत्मा थी, और ये जानकर श्रीनी के होश उड़ जाते हैं। और बूम, इसी के साथ में पार्ट 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब यहाँ से मैं आपको पार्ट 2 की कहानी बताऊंगा जो कि पूरी तरह से इससे जुड़ी हुई है। साथ ही साथ और भी डिटेल चीजें होंगी जो कि मैं वहां पर आपको साथ साथ बताता चलूंगा, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम 6 जून 2009 की एक सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, जिसके अंदर अचानक से ही एक बिल्डिंग से 2 व्यक्ति कूदकर खुद को खत्म कर लेते हैं, जिससे कि आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और बाद में एक और व्यक्ति जिसका नाम सैम होता है, उसने भी वहीं पर उसी बिल्डिंग में खुद को खत्म कर लिया था। मतलब कि उसी सेम दिन पर सैम और उसके 2 दोस्तों ने खुद को खत्म कर लिया था। जिसके साथ ही अब सीन प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2015 में आता है और आज डेट 6 जून 2015 थी और आज ही सैम की बरसी होती है।
तब हम डेबी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि असल में सैम की बीवी थी और फिलहाल वो 6 जून 2009 की सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी, यानी कि उस दिन जो कुछ हुआ था। और वो उस फुटेज को और सैम को देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। और फिर जब वो अपने माता पिता से बात करती है तो उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि सैम ने खुद को खत्म किया, क्योंकि आज से 6 साल पहले तक जब सैम जिंदा था तब उससे पहले उसे कैंसर भी हुआ था। इसलिए उसने पहले डेबी के साथ शादी करने से मना कर दिया, मगर डेबी उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए डेबी ने उससे शादी कर ली। और उसके बाद सैम ने भी हार नहीं मानी और कैंसर से वो रिकवर हो गया था और इसलिए डेबी के हिसाब से वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता था, वो खुद को नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि जो इंसान कैंसर से लड़ सकता है वो किसी और वजह से खुद को खत्म क्यों करता। लेकिन हुआ ये था कि पुलिस वालों के पास में लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से उन्होंने सैम के केस को बंद कर दिया था और ये कहा था कि उसने खुद को ही खत्म किया। खैर उस समय वहां पर सैम के पिता रिचर्ड भी मौजूद थे, जो कि डेबी के साथ एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने के लिए जाने वाले थे। तब हम ये बात भी जान पाते हैं कि असल में सैम को कैंसर होने से पहले उसके स्पर्म्स को स्टोर करवा लिया गया था, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे कि मेल को इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कत आती है। इसलिए डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट अपने स्पर्म्स को स्टोर करवा ले, जिसको बाद में कभी भी इस्तेमाल करा जा सकता था। खैर डेबी की माँ ये चाहती थी कि डेबी उन्हीं स्टोर्ड स्पर्म्स के जरिए माँ बन जाए, लेकिन डेबी ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उस पर काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि इसका रीजन ये था कि उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा था और इसका रीजन था उसका अकेलापन और डिप्रेशन। और इस चीज का अंदाजा हम उसके फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर में साफ देख सकते हैं। खैर अभी के लिए डेबी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती और रिचर्ड के साथ में सबसे पहले सैम की कब्र पर फूल रखने के बाद वो रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में एक जगह पर बहुत ही ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक थी, जिसको देखकर डेबी नीचे उतरती है तो उसको पता चलता है कि एक पंडित जी जिसका नाम जोशियार था उसने अपने घर में ही खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैंने शुरुआत में पूरी मूवी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी है, बट फिर भी मैं आपको फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर जिसने डिमोंडी कॉलोनी 1 देखी होगी उसको पता होगा कि जोशियार एक बहुत ही काबिल और पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने आखिरी पार्ट में श्रीनी, जो कि उस मूवी का मेन लीड था, उसको कॉल करके डिमोंटे के श्राप और श्रीनी के दोस्त की कुंडली के बारे में बताने की कोशिश करी थी। लेकिन कॉल में कुछ इंटरप्शन की वजह से उस वक्त श्रीनी कुछ सुन नहीं पाया था और बाद में हुआ ये कि डिमोंटे कर्स की वजह से एस्ट्रोलॉजर ने भी खुद को खत्म कर लिया, ताकि वो एस्ट्रोलॉजर श्रीनी को कुछ बता ही ना पाए। वेल प्रेजेंट टाइम में हम नोटिस करते हैं कि अचानक से डेबी को जोशियार के फेस में सैम का फेस दिखाई देता है, जिससे डर कर जब वो कार में वापस जाने लगती है तभी अचानक से ही वो श्रीनी से टकरा जाती है। यानी कि ये दोनों ही टाइमलाइंस एक साथ चल रही थी, यानी कि पार्ट 1 वाली जो चीज थी वो भी 2015 की है और डेबी वाली चीज भी 2015 में चल रही है। खैर फिलहाल वो अभी श्रीनी को नहीं जानती थी और जब श्रीनी को जोशियार के खुद के खत्म करने के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उसे नहीं पता था कि ये सब किस वजह से हुआ। अब पार्ट 1 के हिसाब से श्रीनी और उसके 3 दोस्त राघवन के कहने पर उसके साथ कंचना नाम के एक हॉन्टेड महल के अंदर गए थे, जहां पर माना जाता था कि जॉन डिमोंटी एक पोर्तुगल बिजनेसमैन था, चेन्नई का, काफी अमीर था। इस महल के अंदर आज तक भी उसके नौकरों, बीवी और उसकी आत्मा भटक रही थी, क्योंकि जॉन डिमोंटे ने खुद को, अपने नौकरों को और अपनी बीवी को भी वहीं पर खत्म कर दिया था। हुआ ऐसा था कि उसके एब्सेंस में जॉन की बीवी सलीना को किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया था, यानी कि ऐसा उसके नौकरों ने ही किया होगा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, जिसकी खुंदस में आकर जॉन ने वहां पर सबको खत्म कर दिया। पूरा का पूरा महल जला दिया गया था और उसके बाद से ही ये कंचना मेंशन कर्स्ड हो गया था, यानी कि शापित हो गया था। अब जॉन डिमोंटे की माँ कंचना ने अपने समय पर डिमोंटे और उसकी बीवी सलीना की 10वीं एनिवर्सरी पर उनको 100 करोड़ से भी ज्यादा महंगा एक नेकलेस बनवा कर दिया था, जिसका नाम कंचना नेकलेस था। और उसी नेकलेस को श्रीनी की एक दोस्त जिसका नाम राघवन था, उसने डिमोंटे के महल से उसे चुरा लिया और उसी नेकलेस की वजह से श्रीनी और उसके दोस्त डिमोंटे के कर्ज की चपेट में आ गए थे और एक एक करके उनकी मौत हो गई थी। मतलब कि आज ही की रात में श्रीनी और उसके साथियों की भी मौत होने वाली थी। वेल प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि डेबी और रिचर्ड जाकर उस चाइनीज रेस्टोरेंट को चालू करते हैं जिसके बारे में वो बातें कर रहे थे, और तब उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो चाइनीज रेस्टोरेंट सैम खोलना चाहता था, पर उसको खोलने से पहले ही वो चल बसा। इसलिए उसके ही सपने को पूरा करने के लिए डेबी और रिचर्ड ने मिलकर सैम की बरसी वाले दिन ही उस चाइनीज रेस्टोरेंट को खोला था। अब वहाँ पर कुछ मॉन्क्स भी आए हुए थे जो कि डेबी को एक महाकाल की मूर्ति देते हैं, जो कि उन्हीं मॉन्क्स के गुरु ने डेबी को देने के लिए कहा था। फिर केक कटिंग के टाइम
टाइम पर जब सब इकट्ठा होते हैं तभी अचानक से उस जगह पर बहुत सारी चम्मच अपने आप ही जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसको देखकर डेबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और इसी के साथ में सीन अब पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैम जब हॉस्पिटल में था और कीमोथेरेपी की वजह से ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा था, तो वो हमेशा ही डेबी को चम्मच गिराकर ही बुलाया करता था। और उसने उस वक्त डेबी से ये भी कहा था कि अगर वो खत्म भी हो जाएगा और उसको डेबी को कुछ बताना होगा तो वो ऐसा ही करेगा, यानी कि उसकी आत्मा ऐसा ही करेगी। और यही सब सोचते हुए डेबी समझ जाती है कि जरूर सैम की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली और वो डेबी से कुछ कहना चाहती है। जिसके साथ अब सीन हैदराबाद के एक बहुत ही बड़े घर में आता है, जहाँ पर किसी का फ्यूनरल चल रहा था। और तभी वहाँ पर हम श्रीनी जैसे ही एक व्यक्ति को देख पाते हैं, जो कि असल में श्रीनी का ही ट्विन ब्रदर रघु था। और उस घर में श्रीनी के ही पिता की मृत्यु हुई थी। वहाँ पर सब इस बात से थोड़ा दुखी तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन तो इस चीज की थी कि श्रीनी के पिता की जो 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको कौन संभालेगा, वो किसको मिलेगी। अब इतने में ही वहाँ पर श्रीनी और रघु की स्टेप सिस्टर ऐश्वर्या भी अपनी माँ के साथ आ जाती है। और फिर सबके सामने दयालन यानी कि श्रीनी के पिता का लॉयर श्रीनी के फादर की विल को पढ़ता है। अब इस विल के हिसाब से श्रीनी के पिता ने श्रीनी को 70% प्रॉपर्टी, रघु को 25% और ऐश्वर्या को मात्र 5% प्रॉपर्टी दी थी। जिस बात को जानकर रघु और ऐश्वर्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा चाहते थे, या फिर ये कहें कि 33% और तभी वहां पर ऐश्वर्या तो गुस्से में अपने पिता की फोटो पर थूक देती है और सैंडल से उनकी फोटो तोड़कर कोर्ट में जाने का फैसला कर लेती है, ताकि वो अपने पिता की विल को चैलेंज करके ज्यादा हिस्सा ले पाए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये है कि इतने अमीर परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी श्रीनी एज अ मेल प्रोस्टिट्यूट बनकर अमीर औरतों से पैसे क्यों कमाया करता था, और आखिर वो इतना गरीबों की तरह रह क्यों रहा था। वेल अब प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हुआ था उस बात से रघु बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और इसलिए रात को वो बहुत ही ज्यादा नशा करने के बाद दयालन से यानी कि लॉयर से श्रीनी को कॉल करवाता है। तब दयालन श्रीनी को सब कुछ बताना चाहता था, मगर श्रीनी जिसे अपने पिता किसी वजह से पसंद नहीं थे, वो दयालन और रघु की बात बिल्कुल नहीं सुनता। इनफैक्ट वो कॉल काट कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वेल अब वहीं पास में हम डेबी को देख पाते हैं, जो कि रिचर्ड के साथ दाऊशी के पास जा रही थी, जो कि वही सीनियर मॉन्क थे जिन्होंने महाकाल की मूर्ति डेबी के रेस्टोरेंट के लिए भिजवाई थी। जहां पर उन लोगों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि दाऊशी ने डेबी के कहने पर सैम की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और उनके हिसाब से ऐसा सिर्फ दो ही केसेस में हो सकता है कि या तो सैम की स्पिरिट उनसे किसी तरह का कनेक्शन करना ही नहीं चाहती, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर कैद है जहां से वो कांटेक्ट नहीं बना पा रही है। अब इस बात को जानने के बाद डेबी को दूसरा केस सही लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से सैम की स्पिरिट उससे सच में कांटेक्ट करना चाहती थी। तब दाऊशी भी डेबी की बात को मान जाते हैं, क्योंकि उसका भरोसा काफी ज्यादा हाई था, और वो ये बताते हैं कि उसके पास एक तरीका है जिससे कि वो सैम की स्पिरिट से डेबी का कांटेक्ट करवा सकते हैं। पर उसके लिए डेबी को खुद ही उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर सैम की आत्मा कैद हो रखी है, अगर उसे ऐसा लगता है तो। लेकिन वहाँ पर जाने में बहुत खतरा है, लेकिन डेबी सैम से किसी भी हाल में मिलना चाहती थी, इसलिए वो खतरे के बारे में ना सोचते हुए इस चीज को करने के लिए मान जाती है। और तब दाऊशी भी सारे अरेंजमेंट्स करके एक रिचुअल करना चालू करते हैं, और डेबी को एक पेन देते हुए उसको ये बताते हैं कि डेबी की आत्मा जो भी देखेगी वो सब वो उसी पेन की मदद से रियल टाइम में यानी कि इंसानों की दुनिया में दाऊशी के सामने लिख देगी। और क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरा था, इसी वजह से दाऊशी खुद डेबी के माइंड के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि वो वापस आने के लिए उसको गाइड कर पाए। मतलब कि जब दाऊशी डेबी को बुलाते तब उसको उस दुनिया से वापस आना पड़ता, इसलिए डेबी मान जाती है। और अब दाऊशी भी डेबी को रिचुअल की हेल्प से स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल हेल की तरह लग रहा था। डेबी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, और वहाँ पर बहुत सारी तड़पती हुई आत्माएं भी थी, जो कि डेबी से हेल्प मांग रही होती है, यानी कि पक्का सैम ऐसी ही किसी जगह पर फंसा हुआ है। इसलिए डेबी रियल टाइम में यानी कि इंसानों की दुनिया में बार बार पेन से हेल्प शब्द लिखने लगती है। खैर अब जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था, पर डेबी उसकी शक्ल को सही से नहीं देख पाती। तभी अचानक से ही डेबी के आसपास ढेर सारी आत्माएं आ जाती हैं, जो कि लटकी हुई थी और तड़प रही थी, जिनके ही बीच में सैम भी खड़ा हुआ था, जिसको देखकर डेबी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मगर दाऊशी जानता था कि अभी सैम के पास जाना सही नहीं है, इसलिए वो डेबी को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डेबी उनकी बात को अनसुना कर देती है। पर क्योंकि इससे डेबी की आत्मा भी उसी जगह पर फंस सकती थी, इसलिए दाऊशी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिससे कि डेबी आगे नहीं बढ़ पाती। अब डेबी इंसानों की दुनिया में बस जल्दी जल्दी हेल्प लिखते हुए कुछ ड्रॉ करने लगती है, जिस समय डेबी की आत्मा को दाऊशी बचाने का काम कर रहे थे। एट द सेम टाइम हम डिमोंटे कॉलोनी के पहले पार्ट का भी सीन देख पाते हैं, जब श्रीनी डिमोंटे कर से अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से कूद गया था और बाद में सभी लोगों से हेल्प मांग रहा था, पर उस समय कोई भी उसकी बात को नहीं सुन पाता। और तब जाकर श्रीनी को
को पता चलता है कि कूदते समय धोखे से वो एक ऐसे पिलर पर गिर गया था जिसके अंदर सरिये गड़े हुए थे और उसी वजह से अब श्रीनी की मौत हो चुकी थी। मीनवाइल अचानक से डेबी पेन से दिस विल रिपीट लिखती रहती है और अब तक जो पेन ब्लैक चल रहा था अचानक से वो लाल हो जाता है, जिसको देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तब दाओशी कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए डेबी को उस दुनिया से बाहर निकाल लेते हैं और वहीं हम श्रीनी की बॉडी को देख पाते हैं जो कि अचानक से होश में आ जाती है। पर आगे जब सभी ध्यान से उस पिक्चर को देखते हैं जो कि डेबी ने बनाई थी तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि डेबी ने एक ही जैसे दिखने वाले दो इंसान बनाए हुए थे और वो कोई और नहीं बल्कि खुद रघु और श्रीनी ही थे। लेकिन उन दोनों का इन सब से क्या लेना देना है इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। खैर, अब इसी के साथ सीन वहां से वापस से 6 साल आगे यानी कि 5 जून 2021 की तरफ आता है, जहां पर दाओशी ने पूर्वा नाम के एक होली डैगर को मंगवाया था जिसका इस्तेमाल वो किसी तरह के रिचुअल के लिए करने वाले थे। खैर, तभी हम रिचर्ड को देख पाते हैं जो कि असल में एक डॉक्टर थे और अभी वो अपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू के लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर हम श्रीनी को देख पाते हैं जो कि पिछले 6 साल से कोमा में था। और अब इसका मतलब यही था कि 2015 में श्रीनी किसी तरह से बच गया था, उसकी मौत नहीं हुई थी और तब से खुद रिचर्ड ही उसका इलाज कर रहे थे। अब यहाँ से सीन दूसरी तरफ कोर्ट पर आता है जहाँ पर श्रीनी के पिता की विल के खिलाफ रघु और ऐश्वर्या ने केस कर दिया था। दोनों अपने अपने लिए श्रीनी को दिया हुआ हिस्सा चाहते थे, मगर इस केस को रघु जैसे तैसे जीत लेता है और जज फैसला सुनाता है कि श्रीनी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उसको मरने दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी रघु को मिल जाए। इससे रघु बहुत खुश होता है, मगर ऐश्वर्या खुश नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि श्रीनी के इलाज का सारा पैसा रिचर्ड और डेबी ही मैनेज कर रहे थे। इसलिए वो तुरंत ही डेबी को कॉल करके सारी बात बताती है कि रघु अपने साथियों के साथ श्रीनी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल चुका है। अब ये बात जानते ही डेबी खुद भी वहां पर पहुंच जाती है और जब रघु वहां पर दयालन के साथ आता है तो पहले रिचर्ड उसको काफी समझाने की कोशिश करता है कि ये करना सही नहीं है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, लेकिन दयालन उसको कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है और अब रघु अपने साथियों के साथ श्रीनी के पास जाने ही वाला था कि तभी डेबी उसे रोककर याद दिलवाती है कि आखिरी टाइम जब श्रीनी मरने वाला था तब रघु के साथ क्या हुआ था। जिसके साथ ही सीन अब वहां से 2015 में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस समय श्रीनी अपने अपार्टमेंट से कूदकर पिलर पर गिरा था, एट द सेम टाइम रघु भी दयालन से बातें करते हुए एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से गिर गया था और उसी समय रघु के पेट में भी वैसे ही सरिये घुसने वाले थे जैसे कि श्रीनी के पेट में घुसे थे, लेकिन उस समय एक नेट की वजह से रघु बच गया। अब ये बात याद आने के बाद रघु बहुत डर जाता है क्योंकि ये बात सच थी, इसलिए वो अभी के लिए रुक जाता है और अब इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो खुद भी डेबी और रिचर्ड के साथ दाओशी के पास जाता है, जहाँ पर दाओशी की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में श्रीनी और रघु आइडेंटिकल ट्विंस हैं और इसलिए वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी के हिसाब से अगर एक ही एटम के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर कर भी दिया जाए तब भी वो सेम ही तरह से रिएक्ट करते हैं। इसलिए अगर श्रीनी को कुछ भी होगा तो रघु के साथ भी सेम चीज होगी। एंड माइट भी 2015 में श्रीनी के साथ जो कुछ भी हुआ था इसलिए रघु के साथ सेम चीज हुई। एंड माइट भी रघु जिंदा था इसलिए श्रीनी की भी जान बच गई थी, जिसको सुनकर रघु बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वेल, अब रिचर्ड और डेबी रघु को 6 जून 2015 के बारे में बताते हैं जब डेबी ने सैम की स्पिरिट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी थी और उसने बाद में श्रीनी और रघु की ड्राइंग बनाई थी, जिसको देखने के बाद सब समझ गए थे कि रघु और श्रीनी का इन सब से कुछ न कुछ तो लेना देना जरूर है और इसलिए वो श्रीनी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के पास तुरंत गए थे। लेकिन वहां पर उनको श्रीनी पिलर पर गिरा हुआ मिला था, जिसके बाद ही रिचर्ड उसको अपने हॉस्पिटल में लेकर चला गया था और तब से ही वो उसको संभाल रहा था, जहां पर उसने श्रीनी की जान तो बचा ली मगर तब से ही वो कोमा में था। और क्योंकि उस समय श्रीनी से कोई भी पूछताछ नहीं करी जा सकती थी इसलिए डेबी पुलिस के साथ श्रीनी के अपार्टमेंट में गई थी, जहां पर उसको उसके फ्रेंड राघवन का लाइब्रेरी कार्ड मिला था, जिसको देखकर डेबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उसी सेम लाइब्रेरी का कार्ड सैम के पास भी था। और बाद में जब डेबी उस लाइब्रेरी के अंदर गई थी तो उसको ये पता चला कि अपनी मौत से पहले आखिरी समय सैम और राघवन दोनों ही सेम किताब जिसका नाम द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम था वो पढ़ी थी। सैम ने 2009 में वो किताब पढ़ी और राघवन ने 2015 में। तब डेबी चाहती थी कि वो भी उस किताब को पढ़े इसलिए वो उस किताब को मांगती है, लेकिन उस वक्त वो बुक अल्फेंजो के पास थी जो कि असल में उस लाइब्रेरी का ही लाइब्रेरियन था, जिसका काम ये भी था कि अगर कोई भी किसी किताब को वापस ना करे तो वो उसके घर जाकर उस किताब को वापस लेकर आए। फिर ये बात जानने के बाद डेबी वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर उसको पता चलता है कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उस किताब को पढ़ा था और फिर अचानक से ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी।
और ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि ये सारी मौतें एक ही किताब से कैसे जुड़ी हो सकती हैं। आई मीन एक किताब को पढ़ने के बाद यहाँ पर मौतें कैसे हो रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये कर्ज तो उस लॉकेट का था। तो यहाँ पर पूरा ही मांजरा बिल्कुल पार्ट 1 से डिफरेंट था। इसलिए डेबी उस समय उन सभी लोगों के सामान को चेक करती है, जहाँ पर राघवन का सामान भी था, जिसके अंदर डिमोंटी कॉलोनी नाम से एक स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई थी, जो कि राघवन द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम बुक का रेफरेंस लेकर लिख रहा था, जिसको पढ़कर डेबी को पता चलता है कि डिमोंटे कॉलोनी का कंचना महल असल में श्रापित है और उसमें हर छठे साल के छठे महीने यानी कि जून में 6 तारीख को कोई ना कोई उस महल के अंदर जरूर जाएगा और डिमोंटे की माँ के लॉकेट को बाहर लेकर आएगा, यानी कि वही कंचना लॉकेट, और बाद में डिमोंटे की स्पिरिट आकर उसको मार देगी और अपने लॉकेट को वो वापस लेकर चला जाएगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि वो लॉकेट जो था वो वापस से अपने आप ही उस महल के अंदर आ जाया करता था, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इस चेन को कोई ब्रेक ना कर दे, यानी कि 6 तारीख को कोई भी उस लॉकेट को लेकर बाहर ही ना आ पाए, जिससे कि डिमोंटे उस दिन किसी को मार ही नहीं पाएगा और ये चेन ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज ये चीज हर 6 साल में होती रहेगी, यानी कि 6 जून को 6ठे साल में। और तब से ही डेबी 6 जून 2021 आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में ये बात लिखी हुई थी कि डिमोंटे कर्ज की वजह से जो कोई भी मरेगा उसकी आत्मा स्वर्ग या फिर नर्क में नहीं जाएगी, वो डिमोंटे की खुद की काली दुनिया में चली जाएगी। एंड माइट भी जो डेबी की स्पिरिट जिस दुनिया में गई थी वो डिमोंटे की ही खुद काली दुनिया होगी, और उस आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो कर्ज न टूट जाए। और इसलिए डेबी सैम की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए इस श्राप को तोड़ना चाहती है, और यही रीजन था कि उसने श्रीनी को भी बचाया था। अब इस चीज के लिए उसे बस आज रात में 12 बजे के बाद किसी भी हालत में किसी को भी कंचना महल में जाने से रोकना होगा, ताकि कोई भी उस लॉकेट को बाहर लेकर ना आ पाए। अब ये सब बताने के बाद रिचर्ड रघु से रोते हुए प्रार्थना करने लगता है कि वो बस उन लोगों की हेल्प करे ताकि वो सैम की आत्मा को बचा पाए, जिसको सुनकर रघु खुद भी बहुत इमोशनल हो जाता है और अभी के लिए वो बस अपने घर में वापस चला गया था, जिससे कि अब डेबी और रिचर्ड भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि रघु उनकी मदद नहीं करेगा और अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब डेबी यहाँ पर अपने घर में चली गई थी, जहाँ पर वो सैम को बहुत याद कर रही थी, और तब हम डेबी के पास डेबी की ही ढेर सारी रिपोर्ट्स देख पाते हैं, जिसके अंदर उसने रिचर्ड के स्पर्म से प्रेग्नेंट होने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसमें भी सफल नहीं हुई। इसलिए तब वो और जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से उसकी माँ उसके पास एक और रिपोर्ट लेकर आती है, लेकिन डेबी उस रिपोर्ट को खोलकर नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम रघु को देख पाते हैं, जो कि खुद भी अपने पास्ट के सीन्स को याद कर रहा था, जहाँ पर वो ज्यादातर हर जगह पर अकेला ही रहता था और इसलिए ही उसका नेचर ऐसा है। मगर अभी वो इंसानियत के खातिर डिसाइड करता है कि वो डेबी की हेल्प करेगा, इसलिए वो उसको कॉल करके वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो वापस से डिमोंटे कर्ज के बारे में बात करने लगते हैं। तब उनको याद आता है कि अभी उन लोगों के पास श्रीनी भी था, जो कि ऑलरेडी डिमोंटे कर्ज की चपेट में है, और इसका मतलब डिमोंटे आज उसको मार कर भी कर्ज पूरा कर सकता था। इसलिए अभी डेबी, रिचर्ड और दाउशी श्रीनी को दाउशी के ही आश्रम में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा समझो कि श्रीनी की जो स्पिरिट है वो कहीं बीच में फंसी हुई है, ना ही वो इंसानी दुनिया में है और ना ही वो डिमोंटे की दुनिया में, लेकिन डिमोंटे जो है वो उसको क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर ढेर सारे मॉन्क्स जो होते हैं वो महाकाल महायान पूजा करने वाले थे, ताकि वो श्रीनी को डिमोंटे की आत्मा से बचा पाए, और क्योंकि उस जगह पर एकदम से डॉक्टर की नीड भी पड़ सकती थी, इसलिए तब रिचर्ड वहाँ पर रुक जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मूवी के अंदर ये थी कि पार्ट 1 जिन्होंने ध्यान से देखी होगी, वहाँ पर एंड में हमने एक चीज देखी थी कि जब डिमोंटे की स्पिरिट सबको मारने वाली थी, तो जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति थी वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी कि डिमोंटे की स्पिरिट जो थी वो आज भी ऊपर वाले से डरती है। और वैसे भी ये बात बिल्कुल सच है, अंधेरा चाहे कितना भी काला और गहरा क्यों ना हो, सूरज की एक छोटी सी किरण भी काफी होती है उसको खत्म करने के लिए। एनीवेज अब रघु, डेबी और दाउशी वहां से रात होते ही कंचना महल की तरफ निकल जाते हैं, और अब उस महल में किसी को भी जाने से मना कर दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को महल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और इसका मतलब साफ था कि अंदर पहले ही कोई पहुंच गया था। तब रघु तुरंत ही दयालन और बाकी सबके साथ महल के अंदर चला जाता है, जहां पर 4 लड़कियां मौजूद थी, और जैसे ही वहां पर रघु और बाकी सब पहुंचते हैं तो एक लड़की को छोड़कर अचानक से बाकी सब बेहोश हो जाती हैं, जिसको देखकर रघु दयालन के साथ सबको हॉस्पिटल की तरफ भेज देता है और खुद डेबी के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है। पर रास्ते में अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए तब वहां पर दाउशी अपनी कार लेकर आता है, और अभी वो लोग तेज बारिश होने की वजह से हॉस्पिटल ना जाकर डेबी के ही रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर तुरंत ही दाउशी एक मॉन्क को कॉल करके महाकाल वाली पूजा चालू करने को कहता है, और साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि अगर पूजा के दौरान कुछ भी ऐसा हो जो कि संभाला ना जा सके तो उन्हें पूर्वा का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि उस डैगर का। और अब ये बात जानने के बाद वो मॉन्क तुरंत ही अपने साथ
साथियों के साथ सबसे पहले श्रीनी के हाथ पैर बेड से बांध देता है और फिर श्रीनी के ऊपर कपड़ा रखकर महाकाल पूजा करना चालू करता है। वहीं पर हम हॉस्पिटल के अंदर दयालन को भी देख पाते हैं, जिसने 3 लड़कियों को तो एडमिट करवा दिया था, मगर वो चौथी लड़की जिसका नाम अदिति था वो अभी होश में थी और दयालन उससे जाकर बात करता है ताकि वो उससे जान सके कि वो लोग आखिर उस महल के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बाद कैसे गए। और तब जाकर हम अदिति की बातों से जान पाते हैं कि वो अपनी दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल के रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। लेकिन तभी हुआ ये कि अचानक से उनके रूम के अंदर एक वर्म होल टाइप का कुछ खुल गया था, या फिर ये कहें कि एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिससे कि वो लोग कंचना महल के अंदर पहुंच गए। यानी कि इस किताब का कुछ राज था जो कि उसको महल से जोड़ा करता। खैर पहले तो दयालन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि जो किताब अदिति और उसके दोस्त पढ़ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो वही किताब यानी कि द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम थी। और जैसे ही उसको ये बात पता चलती है तो उसके एकदम होश उड़ जाते हैं। यानी कि पार्ट 1 के अंदर भी श्रीनी और राघवन और उसके दोस्तों को वहां पर जानबूझकर लाया गया था। सैम के साथ भी सेम चीज हुई थी और यहाँ पर अब अदिति और बाकी दोस्तों के साथ भी सेम चीज हुई। सिंपल सी बात है कि अगर उस महल के अंदर कोई खुद से उस डेट पर नहीं जाएगा तो ये किताब खुद से ही उनको वहां पर लेकर चली जाएगी, वो चाहे कोई भी हो सकता है। वहीं अब हम डेबी के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर एक कस्टमर आता है, जिसको देखकर डेबी उसे नूडल्स देने जाती है। लेकिन उस कस्टमर को बाहर से रेस्टोरेंट के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसे डेबी की आवाज आ रही थी। और सेम चीज पार्ट 1 के अंदर इन दोस्तों के साथ यानी कि राघवन और श्रीनी के साथ हुई थी, जब उनके फ्लैट की लाइट चली गई थी। साथ ही साथ जब डेबी गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट नहीं खुलता और वो नीचे गिर जाती है। तब रघु भी गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ भी सेम चीज होती है, जिससे अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही साथ अब जब वो चेक करते हैं तो उनके फोन में सिग्नल्स तक नहीं थे, जिसको देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। और तब जाकर दाऊशी समझ गए थे कि किसी वजह से वो लोग अपने साथ डिमोंटे कर्स को लेकर आ चुके हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वो डिमोंटे की दुनिया में या फिर ये कहें कि उसके जाल में फंस चुके थे। वहीं अब हम देखते हैं कि जब दयालन अदिति के साथ उसके हॉस्टल में वो किताब लेने के लिए जाता है, तब तक वो किताब वहां से गायब हो चुकी थी और सीसीटीवी चेक करने पर उनको पता चलता है कि असल में वो किताब खुद अल्फेंजो ही वहां से लेकर गया था, यानी कि वही लाइब्रेरियन, जिसको देखकर अब दयालन और ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ उसी समय उसे ये बात भी पता चल जाती है कि अदिति ने लालच में आकर डिमोंटे के कर्स लॉकेट को उस महल से उठा लिया था। लेकिन बाद में जब उसको ये पता चला कि वो लॉकेट असल में श्रापित है, तो उसने उस लॉकेट को डर के मारे दयालन के साथ बैठे हुए रघु की पॉकेट में डाल दिया था। और उसके बाद ही रघु, डेबी और दाऊशी रेस्टोरेंट के अंदर आए थे, जिससे कि अब दयालन और परेशान होता है। वो काफी डर जाता है और आपको भी समझ में आया होगा कि उनके ऊपर वो कर्स कैसे आया था। अब वहीं हम दाऊशी, डेबी और रघु को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर भी पार्ट 1 वाले यानी कि पहली मूवी वाले सीन की तरह ही सीन आता है, जहाँ पर अचानक से रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ टीवी अपने आप चालू होता है और दाऊशी, डेबी और रघु को उसके अंदर उनकी ही क्लिप नजर आने लगती है, जैसा कि पार्ट 1 के अंदर श्रीनी और उसके दोस्तों के साथ हुआ। वेल अभी के समय पर वो तीनों देखते हैं कि उस क्लिप में कस्टमर जो अभी थोड़ी देर पहले आया था उसे रेस्टोरेंट के अंदर कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए बाद में उसका छोटा बेटा वो खुद रेस्टोरेंट के अंदर चेक करने आता है, जो ना जाने कैसे पर डेबी, रघु और दाऊशी को देख पा रहा था। और तब वो रेस्टोरेंट खोलकर अंदर भी आ जाता है और तब डेबी उसको खाने के लिए खाना देती है, मगर जब डेबी पैसा वापस करने के लिए चेंज लेने जाती है तब उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है कि असल में वो बच्चा रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा है और रेस्टोरेंट के अंदर अब रघु और दाऊशी भी नहीं है। तभी अचानक से ही डेबी की नजर फ्रीजर रूम में पड़ती है, जहां पर रघु पजेस्ड हालत में घूम रहा था और अचानक से वो सीसीटीवी कैमरा के पास जाता है। तब डेबी भी रघु को ढूंढने के लिए फ्रीजर रूम में जाती है, जहां पर कोई उसको अजीब तरह से हॉन्ट करता है और उससे डरकर डेबी वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन वहां पर अब उसके साथ और भी डरावनी चीजें हो रही थी। उसके आसपास की दीवारें एंडलेस मिरर बन जाती हैं और हर मिरर के अंदर वैसा ही वॉशरूम था जैसे वॉशरूम के अंदर डेबी बंद होती है। बस फर्क इतना सा था कि उन सब वॉशरूम में से एक के अंदर वो छोटा बच्चा था, एक में दाऊशी, एक में रघु और एक के अंदर खुद डेबी बंद थी। तब डेबी, रघु और वो बच्चा वहां से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाते। और तभी अचानक से रघु, जो कि अभी पजेस्ड हालत में था, वो उन मिरर वॉल्स के आर पार जाकर सबसे पहले उस बच्चे के पास जाता है और उसे एक हाथ से उठाकर उसका गला दबाते हुए उस बच्चे को जान से मार डालता है। तब उस बच्चे की बॉडी हवा में ही लटक गई थी और ये सीन आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सीन आगे की कहानी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेल डेबी और दाऊशी इससे बहुत डर जाते हैं और तब रघु दाऊशी की तरफ बढ़ने लगता है और वो अब दाऊशी को पकड़कर वॉशरूम के वॉश बेसिन में पानी भरकर दाऊशी को उसी के अंदर डुबाता हुआ मार डालता
डालता है। और अब बारी थी डेबी की, जिसके लिए रघु एक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करता है और उससे ही डेबी के सर पर हिट करके उसको भी जान से मार डालता है, जिसके साथ अब ये टीवी बंद हो जाता है। यानी कि वो सभी टीवी के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे थे, जो कि जॉन डिमोंटे की स्पिरिट उनको दिखा रही थी। लेकिन ये सब देखकर डेबी, दाओशी और रघु तीनों ही डर जाते हैं। और तब दाओशी समझ जाता है कि अगर रघु पोजेशन में आने वाला है तो उसके पास ही डिमोंटे का लॉकेट होगा, और तब उसे वो लॉकेट उसकी पॉकेट में मिल भी जाता है। तब पहले तो डेबी को ये लग रहा था कि रघु ने भी लालच में आकर उस लॉकेट को चुराया, मगर तब दाओशी कुछ सोचने के बाद उन्हें सच्चाई बताता है कि अदिति नाम की लड़की ने उस लॉकेट को असल में रघु की जेब में डाल दिया होगा। अब रघु इससे बहुत डर जाता है और उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो गुस्से में अपना फोन वहीं पर फेंक देता है। लेकिन तभी दाओशी उनसे शांत रहने के लिए कहकर उन्हें अपने साथ फ्रीजर में लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर अब अजीब चीजें हो रही थी। वहाँ की वॉल्स पर एक सैटेनिक सिंबल बना हुआ था और साथ ही साथ एंटी क्राइस्ट ग्रुप के ढेर सारे क्रॉस भी थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो उल्टा क्रॉस लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर डिमोंटे और उसके साथियों की आत्मा आ जाती है, जो कि असल में एंटी क्राइस्ट ग्रुप को फॉलो किया करते थे, विच एक्सप्लेन्स कि वो इतना अमीर क्यों था। जिनको देखकर दाओशी अब जल्दी से रघु और डेबी को बाहर हॉल में ले जाकर छोड़ देता है और उन्हें वहां से कहीं और ना जाने की सलाह देता है। इसके बाद दाओशी अब खुद उस लॉकेट को लेकर किचन में जाता है और अपने खून से उसके ऊपर कुछ रिचुअल करने लगता है ताकि वो लॉकेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। फिर जैसे ही वो ऐसा करना चालू करता है, वैसे ही अचानक से लॉकेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। मीनवाइल हम आश्रम के अंदर बाकी मॉन्क्स को देख पाते हैं, जो कि अभी श्रीनी के पास में महाकाल पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी वो कपड़ा जो कि उन्होंने श्रीनी के ऊपर ढका हुआ था, वो नीचे आग में गिरकर जल जाता है, जो कि इस वजह से हुआ था क्योंकि डिमोंटे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वो इस पूजा को पूरा नहीं होने देना चाहता था। लेकिन फिर भी मॉन्क पूजा नहीं रोकते। वहीं दाओशी का हाथ भी अब जलने लगता है उस लॉकेट के गर्म होने की वजह से। और उसी समय उस इलाके में मौजूद ढेर सारे चमगादड़ सीधा रेस्टोरेंट के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। और आगे हम दयालन को देखते हैं, जो कि रिचर्ड को कॉल करके सब कुछ बताने वाला था कि डिमोंटे लॉकेट महल से बाहर आ चुका है। लेकिन तभी रिचर्ड को कोई अनजान शक्ति हवा में उड़ाकर उसका गला घोंटते हुए उसे जान से मार डालती है। तब दयालन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो डेबी, रघु और दाओशी को कहां पर ढूंढे, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तीनों ही असल में डेबी के रेस्टोरेंट के अंदर थे। खैर अब अचानक से ही दाओशी के सामने खुद डिमोंटे की आत्मा प्रकट हो जाती है और डिमोंटे अपनी शक्ति की मदद से दाओशी को उठाकर सीधा ही एक फिश टैंक में फेंक देता है, जिसके अंदर ढेर सारी पिराना मछलियां भी थी, जो कि दाओशी को काटने लगती हैं। पर तब हम देखते हैं कि दाओशी जैसे तैसे खड़ा होता है और अपने सर से फिश टैंक को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसको देखकर डेबी उसको संभालने उसके पास जाती है। लेकिन तब अचानक से दाओशी ने डेबी का गला पकड़ लिया था और तब जाकर हम समझ पाते हैं कि असल में दाओशी डिमोंटे की वजह से खुद पोजीशन में आ चुका था। यानी कि इन लोगों ने टीवी के अंदर जो देखा, चीजें वैसे ही हो रही थी लेकिन थोड़े से अलग वे में। और अब दाओशी जो था वो डेबी को जान से मारने वाला था, या फिर ये कहें कि डिमोंटे की आत्मा। लेकिन तभी डेबी की जान बचाने के लिए रघु सीधा रॉड को दाओशी के दिल के आर पार कर डालता है, जिससे कि अब मौके पर ही दाओशी की मौत हो जाती है। वेल अब आगे कुछ सोचते हुए डेबी सीधा सीसीटीवी फुटेज को देखने जाती है, क्योंकि दाओशी की मौत वैसे ही हुई थी जैसे कि उन्होंने टीवी के अंदर देखा था। पर क्योंकि अब तक उस कस्टमर के साथ मौजूद बच्चा रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आया था, इसलिए डेबी उसी समय क्लिप को देखने लगती है। तब वो नोटिस करती है कि टीवी के अंदर जो बच्चा उसने देखा था वो बच्चा अलग था और जो बच्चा सच में कस्टमर के साथ आया था वो भी अलग था। अब ये बात जानने के बाद रघु और डेबी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर वो बच्चा कौन था। तभी अचानक से डेबी की नजर बाहर दयालन पर पड़ती है, जो कि डेबी, रघु और दाओशी को ढूंढते हुए आया था। लेकिन बाकी सब की तरह उसको भी कोई अंदर नहीं दिखाई देता, जिसको देखकर अब डेबी और रघु बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मतलब कि जिनके ऊपर ये श्राप चढ़ता है ना, उसको जो डिमोंटे की आत्मा होती है वो बाकी दुनिया से अलग कर देती है। अब तभी रघु अचानक से फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और डेबी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि डेबी बहुत डर जाती है। लेकिन असल में रघु उस फायर एक्सटिंग्विशर से गेट को तोड़ना चाहता था, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गेट को तोड़ता है, वैसे ही उसके सामने वैसा ही सेम गेट प्रकट हो जाता है और रघु उसको भी तोड़ता है, लेकिन फिर से सेम चीज होती है। और अब ये बात तो साफ थी कि वो लोग वहां से इस तरह से नहीं निकल सकते थे। और तभी ढेर सारे चमगादड़ भी अंदर आ चुके थे। वो चमगादड़ जो होते हैं वो डेबी और रघु पर हमला करना चालू कर देते हैं। लेकिन तब डेबी और रघु जल्दी से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर दाओशी ने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले छोड़ा था, पर किसी वजह से वो सारे चमगादड़ उस जगह पर नहीं आ पा रहे थे। तब जाकर डेबी को याद आता है कि असल में 2015 में जब दाओशी ने रेस्टोरेंट के लिए महाकाल की मूर्ति भिजवाई थी, तब डेबी ने उसको उसी जगह पर जमीन के नीचे स्थापित करवा दिया था और उसी वजह से वहां पर डिमोनिक चीजें नहीं आ पा रही थी। पार्ट 1 के अंदर भी सेम चीज थी। और तब रघु ऊपर की तरफ देखता है जहाँ की सीलिंग से वो बाहर निकल सकते थे, क्योंकि आखिरी मूवी के अंदर भी श्रीनी
श्रीनी भी ऐसी ही पवित्र जगह से वहाँ की खिड़की से बाहर निकल पाया था। पर वहाँ तक पहुँचना इतना ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन और कोई रास्ता न होने की वजह से डेबी और रघु एक टेबल के ऊपर वहाँ पर मौजूद सभी चेयर्स को बांधकर बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तब रघु सबसे पहले बाहर जा रहा था, जिसके अंदर वो कामयाब भी होने वाला था, और इसलिए वो डेबी से उसके पीछे आने को कहता है। लेकिन डेबी अचानक से ही रुक जाती है, क्योंकि उन चमगादड़ों के बीच में उसे सैम दिखाई दे रहा था, जो कि उससे बातें करते हुए उसको ये बताता है कि इस बार डेबी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि उसकी माँ उसको दिखाना चाहती थी, लेकिन इस बार डेबी ने गुस्से में रिपोर्ट नहीं देखी, तो उसके अंदर डेबी का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है इस बार पॉजिटिव आया है। ये बात जानकर डेबी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और तभी उसको याद आता है कि टीवी के अंदर उसने जो क्लिप देखी थी, तो उसके अंदर जो बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि वो सैम के बचपन वाला रूप था, और इसलिए ही रघु ने उसको उसी तरह से मारा था जैसे कि वो 2009 में मारा गया था लटक कर, और बाद में इसलिए उस बच्चे की बॉडी हवा में लटकी रह गई थी, जो कि रेफरेंस था 2009 के हादसे का। तभी जो सैम होता है वो डेबी को उसकी हेल्प करने के लिए अपने पास बुलाता है, और डेबी भी उसकी तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर रघु समझ जाता है कि सैम असल में सैम नहीं है, बल्कि वो डिमोंटे की आत्मा है, जो कि बस सैम का रूप लेकर डेबी के सामने छलावा कर रही है, ताकि वो डेबी को बाहर जाने से रोक सके। और इसलिए अब रघु वापस से नीचे आकर डेबी को महाकाल की मूर्ति के रेडियस के बाहर जाने से रोक लेता है, और वो खुद सैम को अंदर आने के लिए कहता है। पर क्योंकि रघु का शक एकदम सही था, इसलिए सैम अंदर नहीं आ पाता, और अब उतने में ही सैम भी वहां से गायब हो जाता है। अब आगे वाला सीन आश्रम की तरफ आता है, जहां पर अभी भी महाकाल पूजा चल रही थी, जिसके अंदर वो सभी लोग पूर्वा यानी कि उस डैगर का इस्तेमाल करना चालू कर चुके थे। और पूर्वा को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रूल यही था कि पूर्वा को जमीन पर किसी भी हालत में नहीं गिरने देना। लेकिन तभी वहां पर सारी शैतानी शक्तियां हमला करना चालू कर देती हैं, और श्रीनी का बेड भी हवा में उल्टा हो जाता है, जिससे कि वहां पर अब एंटी क्राइस्ट का सिंबल बन चुका था, और अब श्रीनी की आंखें सफेद हो जाती हैं, जिसका मतलब यही था कि श्रीनी भी अब पोजेशन में आ चुका है। जिसके साथ ही अब सब कुछ वहां पर उल्टा सीधा होने लग गया था, जिससे कि सभी मॉन्क्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे, उनको चोट भी आई थी, लेकिन फिर भी वो पूर्वा को जमीन पर नहीं गिरने देते और पूजा को चालू रखते हैं। वहीं पर अब रघु और डेबी को समझ में आ चुका था कि उन्हें किसी भी तरह से उस लॉकेट को खत्म करना ही होगा, जिसके बाद ये सब रुकेगा। लेकिन वो लॉकेट दाऊशी से किचन में ही रह गया था, इसलिए अभी रघु उसको लेने के लिए वहां पर जाता है। और इस बारे में मुझको एक ख्याल आता है कि आपको याद होगा कि इस लॉकेट को असल में डिमोंटे की माँ ने उसको और उसकी बीवी को उनकी 10वीं एनिवर्सरी पर दिया था। तो माइट भी हो सकता है कि इसके अंदर ही कोई काला जादू या फिर कुछ ना कुछ पक्का करा गया होगा। अदरवाइज लॉकेट का ऐसे श्रापित हो जाना, लोगों की जान लेना और ये सब चीजें बहुत ही वियर्ड थी। खैर अब किचन के अंदर पहुंचते ही रघु के ऊपर एंटी क्राइस्ट यानी कि डेविल के जो डीमंस होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं वो हमला कर देती हैं, और तभी वहां पर डिमोंटे की भी आत्मा आ जाती है, जिसने कि रघु को उठाकर इधर उधर पटकना चालू कर दिया था। पर किस्मत से रघु जब गिरता है तो उसके पैर के पास उसका फोन आ गया था, जिसको वो पैर से जोर से लात मारकर जल्दी से डेबी के पास फेंक देता है, जो कि सेफ जोन में थी। और वहां पर फोन के जाते ही शॉकिंगली उसमें सिग्नल्स भी आ जाते हैं, यानी कि वहां पर डिमोंटे और डेविल की शक्ति नहीं चल रही थी। वैसे भी जहां पर स्वयं महाकाल प्रकट है, वहां पर डेविल क्या ही कर लेता। और अब तभी डेबी तुरंत ही दयालन को कॉल करके सब कुछ बताते हुए उसे जल्दी से रेस्टोरेंट की सीलिंग से हेल्प करने के लिए कहती है। तब दयालन भी इस पर मान जाता है। पर अब हम ये देख पाते हैं कि डिमोंटे की स्पिरिट ने मरे हुए दाऊशी और बेहोश रघु की बॉडी को अपने पास रखा हुआ था, और वो उनको खींचकर सैटेनिक सिंबल्स पर लिटाकर शैतान के लिए कुछ रिचुअल करने लगता है, जिससे कि अचानक से ही दाऊशी की बॉडी तो तुरंत ही जल जाती है और राख बन जाती है। और अब दाऊशी भी एंटी क्राइस्ट लोगों के ग्रुप में आ गया था, और अब डिमोंटे जो होता है वो सेम चीज रघु के साथ करने वाला था। लेकिन तब तक वहां पर दयालन आ जाता है, जो कि रेस्टोरेंट की छत से डेबी की मदद करते हुए उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक से डेबी की नजर डिमोंटे के मेन लीडर पर पड़ जाती है, जिसकी आंखें नहीं थी। अब ये कौन था तो इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा, क्योंकि अब तक हमको लग रहा था कि मेन यहाँ पर डिमोंटे है, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर मीनवाइल आश्रम को दिखाया जाता है, जहाँ पर भी डिमोंटे की वजह से कोहराम मचा हुआ था और पूर्व डैगर भी जमीन पर गिरने वाला था। लेकिन तभी एक बच्चा जो कि मॉन्क के साथ था उसको पकड़ लेता है और मंत्रों को रुकने नहीं देता। और जब उसे लगता है कि पूजा पूरी हो गई है तो वो पूर्व डैगर को एक ऑब्जेक्ट पर ही गाड़ देता है। अब इससे होता यह है कि श्रीनी का जो पोजेशन था वो खत्म हो चुका था, और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर से वो जो डीमंस और वो इविल स्पिरिट्स थी, डिमोंटे की स्पिरिट थी, सब गायब हो जाते हैं। रघु की बॉडी उस समय बस जलने वाली थी, लेकिन वो बच गया। थोड़ी देर के बाद में अब पुलिस वाले रघु को बाहर लेकर आते हैं, पर वहां पर उन्हें डिमोंटे का लॉकेट नहीं मिलता, और अभी के लिए रघु बेहोश था। और हम जानते हैं कि डिमोंटे का वो लॉकेट वापस से अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका था, यानी कि कंचना मेंशन में।
एनीवेज अब रघु को होश में लाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि रघु तो होश में नहीं आता, लेकिन श्रीनी पर भी उन शॉक्स का असर हो रहा था और वो होश में आ जाता है। और इस बार अब रघु कोमा में चला गया था। और यहाँ पर ये ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकल ट्विंस का। अब इन सब के बारे में जब श्रीनी को पता चलता है तो वो रघु के पास जाकर उसे देखते हुए डेबी, दयालन और अदिति से बातें करने लगता है। और तब जाकर डेबी की बातों से सबको पता चलता है कि असल में उसने डिमोंटे के जिस लीडर को देखा था वो 15वीं सदी का एक पोर्तुगल किंग था, जो कि शैतान की पूजा किया करता, और इसलिए लोगों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी थी। और इसी की आत्मा को डेबी ने देखा था। और अभी के समय पर डिमोंटे उसके ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। और शायद से ये रीजन हो सकता है कि वो इतना अमीर था और वो लोग इंसानों की बलि दे रहे थे ताकि ये शैतान को खुश कर सकें। अब ये सब पता चलने के बाद श्रीनी डिसाइड करता है कि वो अब किसी भी हालत में डिमोंटे के इस कर्ज को तोड़ देगा और साथ ही साथ वो सब कुछ पता करेगा कि ये सब हो क्या रहा था। लेकिन इस कर्ज को तोड़ने के लिए अब उनको 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि इस बार भी बलि चढ़ चुकी थी, यानी कि दाऊशी की। लेकिन अभी के टाइम पर वो अल्फेंजो यानी कि उस लाइब्रेरियन को पकड़ कर लाने के लिए कहता है, क्योंकि शायद से उसको इन सब के बारे में काफी कुछ पता था और वो खुद भी शैतान को खुश करने के लिए शैतान की हेल्प कर रहा था। अदरवाइज उसके पास इस किताब का होना बहुत ही वियर्ड बात थी, जिसके साथ ही अब सीन जो होता है वो अल्फेंजो पर आ जाता है। अब इस सीन में हम ये देखते हैं कि उसने अपने घर में खुद को ही उल्टा लटकाया हुआ था और वो खुद को टॉर्चर कर रहा था ताकि वो शैतान को खुश कर पाए। उसके घर में भी ढेर सारे उल्टे क्रॉस थे, जिसका मतलब साफ था कि वो खुद भी इस ग्रुप को फॉलो करता है, उसका मेंबर है और वही यहाँ पर इन सब की मदद कर रहा है उस किताब की हेल्प से। खैर अब उसके घर पर जब पुलिस आती है तब पुलिस वालों को वहाँ पर ढेर सारे लोगों की फोटोज मिलती है, जो कि वही लोग थे जो कि अब तक डिमोंटे के कर्ज की वजह से खत्म हुए थे। और ये देखकर पुलिस वाले भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि उन्होंने इतने बड़े क्रिमिनल को और एंटी क्राइस्ट के ग्रुप के एक प्यादे को छोड़ दिया। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब तक वहाँ से वो भाग चुका था, यानी कि अल्फेंजो भाग गया था। जिसके साथ ही अब सीन बिहार की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अल्फेंजो लंगड़ाता हुआ एक खेत के पास जाता है और उसके पास एक बैग था जिसके अंदर ढेर सारी फोटोज थी और वो फोटोज हवा में इधर उधर उड़ रही थी, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद एक किसान अल्फेंजो को इस बारे में बताने के लिए जाता है। पर तब अल्फेंजो उल्टा उसको ही पकड़ लेता है और बाद में वो उस किसान को उल्टे क्रॉस की तरह लटकाकर शैतान को याद करते हुए किसान को जिंदा जलाकर वहीं पर खत्म कर देता है। और तभी हम शॉकिंगली अल्फेंजो के बैग में उसी किताब को देख पाते हैं जिसका नाम द अनसंग किंग ऑफ फॉलन किंगडम था, यानी कि उसका, डिमोंटे का और उसके लीडर का प्लान बहुत ही भयानक है, जिसके बारे में फिलहाल हमें नहीं पता। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डिमोंटे कॉलोनी फुल मूवी सीरीज की कहानी, यानी कि 1 और पार्ट 2 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ थियोरीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था कई सौ साल पहले, यानी कि डिमोंटे से भी पहले। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो राजा था जिसने ये सब किया था वो पक्का बहुत ही भयानक सेटनिज्म में रहा होगा। उसने पक्का डेविल की पूजा करी होगी, जिसके चलते उसे हर 6 साल में इंसानों की बलि की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन किसी वजह से शायद से वो खत्म हो चुका होगा, जिसके चलते उसने अपनी पीढ़ियों के अंदर ही इस चीज को आगे बढ़ा दिया, यानी कि इस रिचुअल को, जिसके बाद में शायद से डिमोंटे की माँ और उसके जो पिता थे वो इस रिचुअल को फॉलो कर रहे थे। एंड आई पर्सनली बिलीव कि डिमोंटे की माँ यानी कि कंचना ने इंडिया के अंदर आकर ये सब किया किसी रीजन से किया होगा। उसने वो जो लॉकेट बनवाया था उसके ऊपर जो कर्ज था वो भी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से होगा। बात रही जॉन डिमोंटे के बारे में, तो उसने यहाँ पर पक्का डेविल से डील कर ली होगी, क्योंकि उसकी बीवी के साथ काफी गलत चीज हुई थी, जिसके चलते अब वो हर 6 साल में किसी न किसी को क्लेम करता है। या फिर ये कहें कि डेविल ने उसको लालच दिया होगा कि उसकी बीवी को जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन उसे हर 6 साल में किसी इंसान की बलि देनी होगी। और इसके अंदर वो लाइब्रेरियन यानी कि अल्फेंजो भी जुड़ा हुआ था। बात रही उस किताब की, तो वो पक्का कुछ खास किताब है, जिसके चलते वो किसी को भी ढूंढ सकती है, इंसान को ढूंढ सकती है और वो उसको पोर्टल के जरिए टेलीपोर्ट करके महल के अंदर भी ले आती है। और जो डिमोंटे की माँ यानी कि कंचना की मृत्यु हुई थी वो भी किसी रीजन की वजह से हुई होगी। शायद से उसने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया होगा, एज हर 6 साल में किसी इंसान की बलि चाहिए होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मूवी के अंदर कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके ऊपर से पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि पार्ट 3 जरूर आएगा, क्योंकि ये पार्ट 2 काफी बड़ा हिट रहा है। बहुत ही अच्छी खासी कमाई इसने करी है और उसके अंदर हमें ढेर सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और इसके अंदर श्रीनी और जो रघु हैं इनका भी पक्का कोई ना कोई तगड़ा कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज यहाँ पर इतने सारे लोग आज तक खत्म हुए, लेकिन ये दोनों अभी भी बचे हुए थे।
बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपको सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए